नमस्कार साथियों, पूर्णिमा पाटिल टॉक शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रही, प्रेसिडेंट कंज्यूमर फोरम की रह चुकी हैं, इसके साथ ही फैमिली कोर्ट में वे काउंसलर भी रही हैं, काम कर रही हैं, और वे महिला सशक्तिकरण के लिए भी उन्होंने बहुत काम किए हैं। बहुत सारी बातें हैं, तो आइए मैं आपको मिलवाती हूँ श्रीमती मधु गीता सुखात्मे जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे अवसर दिया। इस अवसर के लिए आपके श्रोताओं को भी मैं अभिवादन करती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उनके लिए इतना अच्छा काम कर रही हैं तो आपको भगवान इसमें हर तरह का यश और संपन्नता दे। धन्यवाद धन्यवाद। तो अभी कुछ ऐसी बातें हैं सुखात्मे जी कि कुछ आजकल की जो परिस्थितियां चल रही है और इसको देखते हुए आपके इतने अनुभव, आपके इतने कार्य हुए हैं, लेकिन आज भी हमें ऐसा लगता है कि कुछ जागरूकता की कमी है। कई ऐसी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, परिवार हैं जिन्हें मालूम तो है कि कानून तो है, लेकिन फिर भी वे उस कानून का बहुत फायदा उठा इसलिए नहीं पाते हैं कि वो कहाँ जाएं, कैसे जाएं, किनसे सहायता लें। तो थोड़ी एक जिसको बोलते हैं एक प्राइमरी जानकारी आप क्या हमें दे सकती हैं? हाँ जरूर। देखिए, हम जिस दिन पहला श्वास इस दुनिया में लेते हैं जी, और जिस दिन हमारा आखिरी श्वास रहता है जी, ये पूरा जो हमारा जर्नी है या जो प्रवास है, इसमें भगवान की दया हम एक तरफ मानते हैं और उसी तरह हमारा जीवन अनुशासित होकर बीते, इसके लिए हमारे यहाँ सरकार हम जब चुनते हैं तो उनको हम एक जिम्मेदारी देते हैं कि वो प्रजा का हित के लिए कुछ कानून बनाए। और इस दृष्टि से आज ही नहीं, हम महाभारत से देखते आए हैं कि महिलाओं के लिए बहुत कानून बनते हैं जी, लेकिन कानून बनने से खाली किताबों में उसका कोई फायदा नहीं जी। जब तक हर व्यक्ति को, यानी मैं कहूंगी कि महिलाओं को ना मिला पता चले तो भी चलेगा जी, लेकिन जो मेल डोमिनेंस है अपने सोसाइटी में, तो उनको ये मालूम चाहिए कि स्त्रियों की जो कैटेगरी है उनको क्या अधिकार हैं और उनके लिमिटेशन के अनुसार हम हमारे घर में अपनी बच्ची को छोटी से बड़ा बनाएं जी जी, महिला को उसके दर्जा के अनुसार उसको काम दे, उसके प्रमाण वेतन दे, उसके बाद में अपने घर में अपने यदि वो कुटुंबिनी है तो मैं कहती हूँ कि एक अच्छा जो आदमी फैक्ट्री चलाता है उसके लिए जैसे मैनेजर रहता ना जी जी जी, उसी तरह हमारे कुटुंब में घर की औरत ये मैनेजर होती है जी जी जी। वो सुबह झाड़ू भी लगाती है, उसमें स्वीपर रहती है, आपको खाना खिलाती है, उस समय वो गृहिणी हो जाती है, और रात में आपको सपोर्ट अगले दिन के देने के लिए जो कुछ भी मेंटल बैलेंस संभालती है, उसमें हर प्रकार की सुविधा वो आपको देती है। सोने के लिए आपको साफ चादर चाहिए, आपको साफ कमरा चाहिए, आपको साफ सब चाहिए, लेकिन आप उसमें हाथ कभी बटाते नहीं। ये कहने के लिए मुझे दिक्कत नहीं लगती, क्योंकि आज भी ऐसी स्त्रियां हैं कि जो 70% स्त्रियों को ये घर के काम करने, उसमें कमी भी कुछ नहीं है। सवाल यह है कि इतना उसका डिवोशन रहता है। तो उस जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद भगवान हमको क्या देता है हम ऐसा नहीं पूछते, ऐसे स्त्रियां भी घर में जो कुटुंबिनी है वो नहीं पूछती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शी डजंट डिजर्व। और इसलिए घर के हर सदस्य का ये काम है कि वो छोटी बच्ची है तो भी, बड़ी हो गई तो भी, एडोलसेंस में भी हो तो भी, उसको घर ये सेफ और उसका लगना चाहिए। और मैं कुछ तो भी इस घर के लिए मैं पार्ट एंड पार्सल हूँ, तो इस घर से मैं जब दूसरे घर में जाऊंगी तो वो अपनी जिसको हम बोलते हैं कि अपनी साथ संस्कारों की जो झोली लेके जाएगी, तो वो नया जीवन देगी, नया संसार देगी, और उसकी विजन इतनी अच्छी होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए कि खाली गॉसिप जरूर करिए, ये
मौज मस्ती का काम है। लेकिन जब हम किसी बात में टारगेट से काम करते हैं, हम कुटुंबिनी जब बनते हैं, तो ये हमारी जवाबदारी है कि कल हमने भारत को अच्छे नागरिक देने की भी हमारी जवाबदारी आ जाती है। तो अपन को ये बता सकती हैं क्या कि स्त्री कल्याणकारी जो कायदे हैं उसकी थोड़ी सी जानकारी दीजिए, जिससे हम लोगों को एजुकेट कर सकें। बराबर है। पहला है ऐसा राइट टू लाइफ, जो हम जिसको हम मूलभूत अधिकार बोलते हैं। राइट टू लाइफ में मेरे को किस डिग्निटी से जिंदगी जीना है, ये हमको कानून ने दिया है। लेकिन हम यदि उससे परिचित ही नहीं रहेंगे तो मैं मेरी डिग्निटी कैसे पहचानूंगी? बिल्कुल। इसके लिए मेरे को पढ़ाई करनी चाहिए, मेरे को सीखना चाहिए। राइट टू एजुकेशन कम्स अंडर राइट टू, उसका फायदा उठाना चाहिए। राइट टू एजुकेशन में भी आज कम से कम 10वीं तक का जो एजुकेशन है वो मुफ्त है जी। उस समय वो सोच सकती है कि मैं 10वीं तक पढ़ती हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ। और आज हर घर में हमारे यहाँ, भगवान की दया बोलो या विज्ञान का इंडस्ट्रियल उपकार मानो, कि हर घर में टीवी है, हर एक के पास स्मार्टफोन रहता है। हम इन सब चीजों, तकनीक को हम हमारे जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए किस तरह करते हैं। जैसे हमको, आपने मुझे पूछा कि आप मेरे को कानून, मैं कानून के एक लिस्ट देखिए काम नहीं खत्म होगा। राइट टू लाइफ ये इटसेल्फ जो पूरे इसका कंसोलिडेटेड है। तो हमको हमारी जिंदगी कैसे बितानी है, इसके लिए हर पग पग पर अपने लिए कानून है। यदि मेरे को माँ बनना हो या ना बनना हो, आज औरत खुद का ये डिसीजन ले सकती है कि मैं माँ बनूंगी या नहीं। एक समय था कि सास ससुर घर का आदमी जब बोलेगा, जब अब राइट टू पीसीपीएनडीटी से का कानून आ गया है। मैं मेरे लड़के को कैसे पढ़ाना चाहती हूँ, या मेरे आज तो उसके आगे के, आज की तो ऐसी स्थिति है कि शादी के बाद यदि लड़की ने नाम नहीं बदला तो भी इट इज नॉट मैंडेटरी कि आफ्टर दैट शी शुड चेंज द नेम। तो ये कानून का जो फायदा उठाना है एक लड़की को, तो वो कहाँ जाए? उसके लिए तो पहली बात ऐसी कि जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो पहले घर की माँ को सुशिक्षित होना चाहिए इस बारे में कि मैं मेरे लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करूं। मैं मेरे बच्चों को जब बताती हूँ कि आप बाहर गए 7 बजे के बाद में भी आए तो भी चलेगा, कुछ भी किया तो वो लड़का है। और मेरी लड़की को मैं बताती हूँ ऐसा मत करे, वैसा मत करे, वैसा मत करे। तो ये ना करने की जो हम मालिका बताते हैं, तो उस माँ को ये जस्टिफाई करके उसको बताते आना चाहिए कि तेरा यदि तूने ये किया तो ये होगा और ये नहीं होगा। मैं सारी बात बताती हूँ कि हम बताते हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है। हम बच्चे जिम में जाते हैं तो उसका बड़ा ये रहता है। हम लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए, उनका खाना पीना, उनकी देखभाल के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, ये तो मानी घर में पहले तो वही, यानी मैं तो उसके भी आगे कहूंगी कि यदि स्त्री का गर्भ रहा तो एक जमाना ऐसा था कि उसको दूध भी नहीं, गर्भवती महिला को दूध भी दिया नहीं जाता था। क्या करने वाली है? लड़की को पढ़ाया नहीं जाता था कि वो उस घर जाके क्या करने वाली है। लेकिन आज तो वो जमाना बदल गया और आज लड़कियां 5 साल की लड़की भी बता सकती कि मैं घर में सेफ हूं कि नहीं। मैं आज 5 साल की लड़की भी बता सकती कि मैं मैगी खाऊंगी कि नहीं। पर ये जो कानून बनने तो उसके लिए मैं बता रही हूँ वो कहाँ जाए? नहीं, तो कानून के जो आपको है, तो पहले उसकी पहली टीचर है माँ। आप जो शादी करते हो खुद, जो भी 17 साल की करो, 25 साल की करो, 40 साल की करो, जब आप माँ बनने जाने का विचार करते हो तो ये हर माँ ने सोचना चाहिए कि मैं अब जिजा माता किसी स्कूल में पढ़ी नहीं थी, लेकिन उसने शिवाजी निर्माण किया। मैं आज यदि 20 साल की हूँ तो मैंने क्या क्या गुण अर्जित करना चाहिए कि जिससे मैं मेरे को बेटी हूँ या बेटा हुआ तो मैं उसको क्या पढ़ाऊं। उसके लिए पहले, शादी के पहले ही उसने, यानी हमारे यहाँ प्राइमरी काउंसलिंग भी होना चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन में, जिसको हम नागरिक शास्त्र बोलते हैं, तो अच्छा नागरिक जन्म हमको यदि बनाना है तो हमको शुरू से हमारी शिक्षा में स्त्री और पुरुष दोनों को कानून पढ़ाना चाहिए। अच्छा। और उस शिक्षा में आप इस पॉजिटिवनेस से पढ़ाना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि जब स्कूल में जाते हैं कुछ थोड़े 6th 7th 8th क्लास में, तब से ये नागरिक शास्त्र पढ़ाया जाना चाहिए? पहले पढ़ाना चाहिए, उसके पहले भी। मैं तो बताती हूँ कि जिस दिन आप अपने बच्चे को कार में बिठाते हो और हम कार की सीट बेल्ट को लगाते हैं, ये सब उनको तो ये सुरक्षा के जो साधन है, हमें सुरक्षित रहने के लिए ये कानून बना है। ये वो जो ड्राइविंग या जो बच्चा लेके जा रहा है वो कभी बताएगा कि नहीं
क्योंकि 3 साल के बच्चे को यदि आप बेल्ट लगाओ तो ही फील्स अनकंफर्टेबल। यदि 5 साल के बच्चे को बताओगे कि नहीं ये फॉर योर सेफ्टी है, ही कैन अंडरस्टैंड। आप जब सिग्नल पे रुकते हो तो रेड लाइट क्यों लगता है, ग्रीन क्यों लगता है, ऑरेंज क्यों लगता है, ये हमारी जिम्मेदारी कि जब हम उनको रास्ते पे ला रहे हैं तो वी शुड टेल देम ट्रैफिक रूल्स। ये ट्रैफिक रूल्स है, ऑटोमेटिकली कानून है, ये सुरक्षा के लिए बने हुए। हम ऑल ऑफ ए सडन 10वीं कक्षा में कह दे हम अच्छा नागरिक बनना है, राइट्स ऑफ वुमेन पढ़ाना, ये गलत बात है। बराबर है। तो जैसे स्त्री सशक्तिकरण के लिए आपने बहुत काम किए हैं, हाँ। तो थोड़ा उसकी जानकारी दीजिए। मैं खुद ऐसा करती हूँ कि जो ग्राम पंचायत या आंगनवाड़ी की जो औरतें रहती हैं उनको मैं 2 दिन का 3 दिन का वर्कशॉप लेती हूँ और पहले ये बताती हूँ कि आपको, उनसे पूछती हूँ, बातचीत करती हूँ, पूछती हूँ कि आपको क्या अभी हो, आप क्या हो और आपको क्या बनना और आपको क्या बनना था। क्योंकि हमारे को सपने देखने की बहुत आदत होती है, उनको भी आदत होती है। ऐसा नहीं कि हमको ही सपने देखने के हक है और उनको नहीं है। और वो फिर बताती हैं कि मेरे को ऐसा होना था लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरे को ऐसा नहीं करने दिया, हमारे समाज में नहीं चलता। तो मैं हमेशा बताती हूँ कि देखो समाज अपना ही है। जिस दिन उस समाज को तुम खुद का मानोगे तो उस समाज से आप इंटरेक्शन कर सकोगे। समाज में क्या चलता है और क्या नहीं चलता, उसकी जो कुरीतियां हैं वो निकालने की भी जिम्मेदारी इनडायरेक्टली आप पे आएगी, क्योंकि आपको वो मालूम है। यदि आपको यहाँ गड्ढा है यही मालूम नहीं रहेगा तो आप गड्ढा है ये कैसे दूसरों को बताओगी। ये जो अवेयरनेस के जो प्रोग्राम है वो हम आंगनवाड़ी और जो एनजीओज के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें मैं फ्री ऑफ चार्ज कायदा पढ़ाने जाती हूँ। तो आप थोड़ा हमको अवेयरनेस की कुछ टिप्स बताइए। हाँ, जिससे हमारे जो सुनने वाले हैं उन्हें थोड़ा उनको इसके बारे में पता आप मेक इट वेरी मोर स्पेसिफिक। जैसे पढ़ाई, यदि मेरे को मेरी बच्ची को पढ़ाना है, वो 5 साल की बच्ची को आप पहला कौन सा कानून पढ़ाओगे? मैं बोलूंगी कि उसको घर से समानता सिखाओ। राइट टू इक्वालिटी स्टार्ट फ्रॉम देयर। राइट टू इक्वालिटी बाद में आप कहोगे कि 40 साल की उम्र में तो वो तो उसका तो पूरा जिंदगी उसमें ढल गई है कि मैं राइट टू इक्वालिटी में रही नहीं। यानी आजकल के हिसाब से हमें अपने परिवार में लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को ज्यादा जरूरी है। मैं वही बोलूंगी, वो समानता सिखानी ही चाहिए। यानी थाली लगाना तो लड़की थाली लगाएगी ऐसा नहीं, लड़का भी थाली लगाएगा। और ऐसा नहीं हो तो लड़की थाली लगाएगी, घर के तो लड़के ने थाली उठाना चाहिए। घर के हर काम में वो भी सहभागी बने। और दूसरी कोई तो राइट टू इक्वालिटी में आप उसके बाद में उसकी पढ़ाई, उसका अपब्रिंगिंग आता है, उसका पोशाक आता है, उसकी सोच आती है, उसके फ्रेंड सर्कल आते हैं, उसकी चाहत है जिसको पैशन बोलते हैं। यदि ये लड़की को आज मेरे को गाने की चाहत है, हमने ऐसा उसको नहीं कहना चाहिए कि उससे क्या होने वाला है। देखिए कोई भी यदि पर्सनालिटी आपको डेवलप करनी हो। वैसे मैं थोड़ा आपको पूछना चाहूंगी कि आजकल जमाना काफी बदल गया है। आजकल लड़कियों को भी वो सारे अपॉर्चुनिटी दिए जा रहे हैं जो लड़कों को देते हैं। बराबर। तो ऐसे में वो लड़कियां उस फ्रीडम का कैसा लिबर्टी ना ले पर फ्रीडम का फायदा क्या उठाए। एब्सोल्युटली राइट। देखिए हर इंसान को मैं बताती हूँ कि 5 साल जैसे उसको समझ आती है उसको 3 P सिखाना चाहिए। पहला है P है कि पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव आउटलुक माँ बाप दे सकते हैं। और उसके लिए पहले उसको माँ बाप को ये ढूंढना चाहिए कि अपने बच्चे को क्या करने की चाहत है, जिसको हम पैशन कहते हैं। हम उनको अपनी कार्बन कॉपी बनाने के लिए इस जिंदगी में उनको जिंदगी नहीं दी है, उनको उनका चॉइस करने के लिए। क्योंकि यदि आप हमेशा अपनी बातें उनके ऊपर थोपते रहोगे, इसका मतलब ऐसा है कि यू वांट ए कार्बन कॉपी ऑफ योरसेल्फ। इज इट पॉसिबल? क्योंकि हर इंडिविजुअली जो आदमी उसका पैशन अलग है, उसके जीन्स अलग है, उसकी चाहत अलग है, उसकी तकदीर अलग है और उसके वक्त का समय भी बदल चुका है। 10 साल पहले जो समय था वो आज नहीं रहा और आज के बाद 10 साल में नहीं रहेगा। इसलिए उसको पैशन क्या है, यदि उसको जिसको फोर्स उसको रोजी रोटी के लिए कोई काम करना पड़ता है तो हमको ये बताता आना चाहिए, उसको हैंडलिंग ऐसा सिखाते आना चाहिए कि भाई उसमें तू तेरा पैशन डाल। यदि आपको आपकी बच्ची को खाना सिखाना है, आपने ऐसा नहीं सिखाना कि तेरे उस घर जाके खाना बनाना है। आप ऐसा बताइए कि आपके स्वास्थ्य के लिए आप यदि पैशनेट होकर कोई चीज निर्माण करोगे तो उसमें आपके जो वाइब्स जाएंगे वो पॉजिटिव रहेंगे, तो वो खाना आपको और आप जिनको सर्व करोगे दोनों को वो स्वास्थ्यकर रहेगा। नेचुरली शी विल हैव लाइकिंग टू कुक। आजकल जो और ये इन सब के लिए
हमको उनमें एक बहुत अच्छा बीज डालना चाहिए कि परसिवियरेंस, नो शॉर्टकट, यानी चट मन या पढ़ भया कहीं, क्योंकि जिंदगी ऐसी चल ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी जिंदगी हर 5 साल 2 साल में होंगे, हर क्षण बदलती है। तो आज अभी जो हुआ वो कल होगा, इसकी कोई गारंटी आपके पास भी नहीं, मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं तो वही हूं ना। तो मेरे मन को या मेरे संस्कारों को इतना लचीलापन होना चाहिए कि मैं वहां जाके भी मेरे तरह से उनको हैंडल कर सकूं। जी। तो जैसे आप फैमिली कोर्ट में काउंसलर हैं, आपके पास बहुत केसेस आते होंगे, तो थोड़ा सा यानी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी इन बातों का फायदा मिल सके, या उन्हें भी जानकारी मिले कि किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, या किस तरह से। देखिए, हमारे काउंसलर लोगों में पहले हम सिखाते हैं कि आपके यहाँ जो कोई भी काउंसिल आएगा, जो बंदा आपके यहाँ आता है, उस बंदे को पहले तो घंटा 1.5 घंटा वो उसकी जो कुछ भी आफत है, जो कुछ भी ग्रीफ है, जो कुछ भी उसकी भड़ास है, जिसको हम बोलते हैं वेंट आउट करने दो, उसको बोलने दो, क्योंकि उसको कहीं बोलने के लिए जगह नहीं रहती। फिर उसमें आ जाता है डिप्रेशन। फिर डिप्रेशन के 2 प्रकार से होता है, एक एग्रेशन होता है, एक डिप्रेशन होता है। एग्रेशन में आदमी लड़ाई झगड़ा करता है, और डिप्रेशन में आदमी मुंह बंद करके ताला लगा लेता है। हम जब काउंसलिंग के लिए किसी भी काउंसलिंग को बैठेंगे, तो हमने पहले ये कि उसका विश्वास जीतने के लिए आपको उसको घंटा भर लगे, 1.5 घंटा लगे, आप उसको इनकरेज करिए कि वो वेंट आउट हो सके। पर कुछ परिवार बड़े सादे से रहते हैं, जहाँ खुद माँ या पिताजी भी उतने एजुकेटेड नहीं रहते, वो तो लड़की पे ही दोष लगाते हैं कि तू एडजस्ट कर। अच्छा, अब यहाँ ये लड़की परेशान है कि उसका आदमी पीता है, कहीं बाहर इधर उधर घूमता रहता है, पैसे ये कमाती है तो वो पी लेता है उससे शराब, और बच्चा है छोटा, बच्चे को भी देखना है, परिवार को भी चलाना है, आदमी उसका साथ नहीं दे रहा है, घर में परिवार के और लोग भी हैं, सास भी अपने लड़के का ही फेवर ले रही है, और वो लड़की चाह रही है कि मैं अब इससे दूर हो जाऊं, इस आदमी से, लेकिन मालूम ही नहीं मैं दूर कैसे हूँ। देखिए, पहली बात तो कि जो शादी करके आई है, ऐसा हम समझते हैं कि लड़की को एडजस्ट करना पड़ेगा, और इसलिए घर से हम जब लड़की को दूसरे घर भेजते हैं, तो ये भूल ही जाते हैं कि हम उसका पूरा जड़ निकाल के दूसरी जगह हम इम्प्लांट कर रहे हैं। तो इसमें जो समझ है उसको पहले तो आपको समझ देना चाहिए। उसके लिए माँ बाप को भी पेशेंस रखना चाहिए कि भाई अपनी वहां लड़की जाके कैसे एडजस्ट होगी, उसको ऊपर कोई लेबल लगा के उसको नाम रखे, या बिरादरी में वो उसका आदमी वो ऐसा करता है, ये सब बातें फैलाने से अच्छा है कि उसको आप भले ही सादे, आपके भाषा में सादे हैं, यानी एजुकेटेड नहीं है, जिनको डिग्रियां नहीं है, मैं कहती हूँ माँ बाप तो वो संस्कारी तो है, और संस्कार होने के बाद में उसको ये संस्कार आप देते कि आप एडजस्ट हो, बराबर है, लेकिन किस हद तक एडजस्ट हो ये तो बतानी चाहिए, पहली बात आती। और अत्याचार जो सहन करता है ना, वो ज्यादा बुजदिल रहता है। अत्याचारी आदमी को आप खुलेआम छोड़ देते हो, और वो जमता क्यों नहीं है? यदि आपका हस्बैंड वाइफ में कोई डिस्प्यूट होता है, तो पहली तो यह है कि आपको दोनों को एक मिक्स से बॉन्डिंग होने के पहले समझ लेना चाहिए, क्योंकि सेक्सुअल बॉन्डिंग ये तो प्रोस्टिट्यूट के यहाँ जाके भी आप एंजॉय कर सकते हो, लेकिन आपको सहचर्य जिसको बोलते हैं कि हम साथ में रहना है, सहचर्य का जीवन जो जीना है, उसके लिए उसके ऐप तो मेरे भी कुछ ऐप होंगे, मेरे में भी कुछ कमियां होंगी, आप में भी कुछ कमियां होंगी, और इन सब कमियों का आपस दोनों में बैठ के जरा यदि उसको बातचीत की है, यानी उसको भी खुलेपन से बताया कि मेरे को ये आपकी शराब पीना पसंद नहीं है, वो कहेगा कि मेरे को आदत है, आई एग्री कि आदत एक दिन में टूटती नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि कोई आदत टूटती नहीं है। मैं मेरा घर छोड़ के आई, मैंने आपके लिए आई हूँ, तो आप मेरे लिए अवेलेबल रहने के लिए कम से कम शराब पिए, कम शराब पीते पीते, कम करते करते, शराब बुरी है कहने से अच्छा है कि आप सोशल ड्रिंक पे आओ, और सोशल ड्रिंक यानी आधा पेग लिया, और उसके बाद में आप बताइए कि यदि आपको बच्चे और कुटुंब बड़ा करना है, कुछ अपने लोगों को के सामने अपना नाम रखना है, तो ये आप पीने के बाद में जो बिहेव करते हैं उसका क्या चित्र बनता है? इससे निगेटिव आती है, निगेटिविटी घर में तो आती है। बच्चा आपसे यही सीखेगा कि मेरा बाप पीता था, तो डू यू वांट इट? आप किस तरह से कोई भी प्रश्न कैसे हैंडल करते हो, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको नॉलेज कितना ये नहीं, सिचुएशन आप हैंडल कैसे करते हो उसके ऊपर काउंसलिंग का सक्सेस रहता है। सक्सेस की भी बात छोड़ दो, लेकिन कम से कम आप वो जो पति है उसको बुलाते हैं? हाँ, हम दोनों को बुलाते, समझाते हैं। नहीं, मैं जब काउंसलिंग करती हूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हम दोनों को बुलाते हैं। पहले यदि औरत ने शिकायत की तो उनका हम बुलाते हैं, मैं बताती हूँ कि मेरे को आज तरह से कुछ भी नहीं सुनना, पहले दूसरा जो
पक्ष है, यानी हस्बैंड के विरोध में है तो हस्बैंड वाइफ जब दोनों मेरे सामने बैठेंगे तब मैं काउंसलिंग करूंगी। यदि आपने शिकायत की है तो आपको हम घंटा भर समय देते हैं कि आपकी जो भी शिकायत हो, ये मारता है, पीटता है, इसने कर्जा लिया है, ये सासू जो कुछ भी है, घंटा भर मैं सुनती हूँ। यदि मान लीजिए कि पति पत्नी को आपने बुलाया, हाँ, लेकिन देखिए कई केसेस हमने देखे हैं कि वो पति को कितना भी बोलेगी कि मेरे साथ चलो, वो यदि आने को रेडी नहीं ना, तो फिर फैमिली कोर्ट क्या करती है? फैमिली कोर्ट समझ बैठती है ना, प्री लिटिगेशन सेंटर करके चलाते हैं हम। डालसा वो थोड़ा जानकारी। तो प्री लिटिगेशन का मतलब यह है कि हमारे लिटिगेशन से इतना बोझ है अपने कोर्ट पे कि यदि जैसे प्री लिटिगेशन में हम क्या करते हैं कि उनका काउंसलिंग करते हैं, उनको मेडिएशन का ये बताते हैं, सुकून करके हम चलाते हैं। इसका यह है कि जो लिटिगेशन में वक्त लगता है, ट्रॉमा लगता है, वकील की फीस लगती है और बर्डन बढ़ता ही जाता है। और देखिए जब तक आप जो कुछ भी आपकी शिकायत है वो किसी के सामने नहीं बताओगे तो जज के सामने बताने तक तो वो बहुत बढ़ जाएगी। जैसा छोटा झाड़ यदि हमने उसी समय उसका कटिंग किया, उसका नर्चरिंग किया तो ज्यादा अच्छा रहता है। इट वर्क्स, प्री लिटिगेशन वर्क्स लाइक दैट। हम दोनों पार्टीज को बुलाते हैं और 99% मेरा अनुभव ऐसा है कि लोग दोनों पक्ष आते हैं और दोनों पक्ष आने के बाद में प्री लिटिगेशन में हम उनसे पूरा दोनों का, मैं 2 घंटे 3 घंटे लगे तो भी सुन लेती। और यदि मान लीजिए कि पति नहीं आ रहा है, हाँ, और कोर्ट की तरफ से नोटिस जाता है, नहीं, कोर्ट, दिस इज नॉट अंडर कोर्ट, क्या बोलते हैं, एंसिलरी, जैसे हम, हाँ, यानी, लेकिन वो उनको मालूम है कि यदि हमने यहाँ नहीं किया तो हमको कोर्ट जाना पड़ेगा। नहीं तो यदि वो नहीं सुन रहा है, हाँ, तो ऐसे में उस महिला को इंसाफ फिर मिलता है? हाँ, हम देखो यदि दूसरा बाजू आई नहीं तो हम क्या करते हैं, फिर हम उस औरत को सब बताते हैं कि तेरा जो रोग है वो कैसे कैसे, उसका इलाज हम कैसे करेंगे। हम हमारे यहाँ डालसा में फ्री लीगल सर्विस देते हैं, वकील देते हैं, और उस वकील को मैं बताती हूँ कि इसकी केस इस तरह से चलाओ कि वो आदमी आना चाहिए और इसको न्याय मिलना चाहिए। वो जरूरी, क्योंकि देखिए जो सुन रहे हैं उनमें से कई ऐसी समस्या है और हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्री लिटिगेशन सेंटर है डालसा के अंदर, और हर डालसा में फ्री लीगल एड रखी है औरतों के लिए। यानी जहां भी फैमिली कोर्ट रहते हैं वहां ये सुविधाएं रहती है। नहीं, इट इज मेन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फैमिली कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर डिफरेंट। फैमिली कोर्ट में जाते हैं आदमी लिटिगेशन के बाद में, वहां पे जो काउंसिलिंग होता है वो उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो अलग है। प्री लिटिगेशन इज अंडर फ्री लीगल एड सर्विस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हमको उसको डालसा ही बोलते हैं, आप लिख सकते हैं। और डालसा के अंदर ये सब है। अच्छा, यानी रेप केसेस के लिए भी अलग, यानी ये सभी शहरों में ये सुविधा है? सब शहरों में और सब जगह काउंसिलर है। यानी डालसा में जाना और वहां पर पहले लिटिगेशन का होगा। और यदि मान लीजिए उस महिला को स्वतंत्र डिपार्टमेंट है, वहाँ सेक्रेटरी है और डिस्ट्रिक्ट जज इज द प्रेसिडेंट ऑफ डालसा। और यदि वो महिला जिस घर में रहते हुए ये कर रही है, हो सकता है कि जब वो इस तरह से कहीं चली गई कोर्ट में बताने के लिए और घर के लोग नहीं चाह रहे हैं, यदि आप, तो कोई ऐसा है? नहीं, एक देखिए प्री लिटिगेशन में जो रहते हैं तो हम उनको बताते हैं कि आप, यदि आप मायके में रह रही हो तो ये केस यहाँ खत्म होते तक आप रह सकते हो। यदि आदमी कहता है कि मैं इसको लेके जाता हूँ तो मैं बताती हूँ कि 1 महीना ट्रायल लेंगे, आप कैसे रखते हो और वो कैसी रहती है, और आप लिख के लाओ रोज का डायरी कि आज इससे खाना नहीं बनाया, मैंने कहा था, जो कुछ भी ग्रीवेंस है, छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन लिख के रहो। जब वो लिखते हैं ना तो उनको सोचना पड़ता है कि ये पढ़ा जाएगा, यानी somebody is accountable। हमारे इसमें हम जो बातें करते हैं उसमें अकाउंटेबिलिटी कम कम होती जाती है। इन डालसा whenever we treat the case in pre litigation, वेंट आउट करने के बाद मैं बताती हूँ कि आप दोनों ने मेरे को सुन लिया ना कि आप दोनों एक के बारे में क्या सोचते हैं, मेरे को नेक्स्ट टाइम आते समय आपको आगे कैसे रहना है लिख के लाओ। अच्छा, उसमें क्या होता है कि फिर हर एक आदमी बोलता है कि मेरे को इसके साथ रहना ही है, या रहना है तो ऐसा रहना है, तो हम उनको समझा सकते हैं कि भाई देखो, इसको तेरे से बच्चा नहीं चाहिए, तू बिना बच्चे के रहने वाली है क्या, नहीं रहने वाली है तो तेरे को लॉ क्या कहता है। और हम उनको भी समझाते हैं कि भाई यू कैन नॉट फोर्स एनी वुमन फॉर आइदर फॉर प्रेगनेंसी और फॉर लिविंग और फॉर शेयरिंग हाउस, नोबडी।
और वो क्या मांग औरत की और क्या पुरुष की है, ये तो पहले सोचो। उसके बाद में उसमें कौन से एप्लीकेशन करोगे लॉज के, ये हम उसके ऊपर बताते हैं। उसमें उनका एमिकेबल सेटलमेंट हुआ तो हमारे यहाँ म्यूचुअल कंसेंट, क्योंकि डिवोर्स दो प्रकार के होते हैं, एक म्यूचुअल कंसेंट होता है और एक कंटेस्टेड होता है। म्यूचुअल कंसेंट का दो फायदे होते हैं कि समय कम लगता है, क्योंकि हम जब प्री लिटिगेशन में म्यूचुअल कंसेंट तैयार करते हैं तो उसमें सब लिखा रहता है, कोर्ट कैन पास एन ऑर्डर आफ्टर दैट, और यदि और उसमें नो अपील। कॉम्प्रोमाइज में अपील की कोई यही नहीं, सहूलियत नहीं है। आप जब कंटेस्टेड करते तो वो बहुत लंबा चलता है, क्योंकि कंटेस्टेड में पहले आपको लिटिगेशन फाइल करनी पड़ती है, उसके बाद काउंसिलर के पास जाना पड़ता है, यू हैव टू फ्रेम द इश्यूज, देन आर्ग्यूमेंट होता है, उसके बाद जज सॉरी जज जो बोलेगा वो, और नहीं आपको पसंद आई तो आपको अपील करते आता है, अपर कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और ये जो बहुत लंबा समय ना, उसमें आपकी कम से कम 10 साल की उम्र गुजर जाती है। आपने 30 साल में लिटिगेशन में, और आपको यदि 40 साल की उम्र में आपको डिवोर्स मिला या ना मिला तो क्या फायदा है जिंदगी का। अच्छा, तो जैसे डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, हाँ, उसमें फिर महिलाओं को कैसे सुरक्षित रह डोमेस्टिक वायलेंस के लिए तो अपने यहाँ सेल ही है। आप प्री लिटिगेशन में जो आते हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए हम बताते हैं कि हम जो ऑफिसर रहता है, आप एफआईआर करवा सकते हो, एनसी करवाते हैं, और उसी के बाद में उन्हीं को बताते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के लिए हम अलग से उनका इलाज करेंगे। अच्छा। आपके सास ससुर के भैया तो वो भी आते हैं प्री लिटिगेशन में, ऐसा अच्छा। नहीं कि नहीं आते। हाँ। हम सबको बुलाते हैं। हम 5 साल से बच्चे के से, तो क्योंकि कई लोगों को कस्टडी का इशू रहता है, कई लोगों की नंदे घर में बहुत तकलीफ देती है, कई घरों में घर में मेरे को रात के खाने के, तो ये सब इशू के लिए हम फैमिली दोनों तरफ की फैमिली बुलाते हैं। अच्छा। प्री लिटिगेशन के काउंसलिंग में वी आर अलाउड टू कॉल एनी पार्टी हु इज कनेक्टेड विद द इशू। कहा कि मेरे ये तकलीफ है, हम उस तकलीफ को लिखने के बाद में उसका घर ने शिकायत की है। खाली इतना ही है कि फैमिली कोर्ट या प्री लिटिगेशन में हम उनको पूरा तैयार करके देते हैं, जिसको बुलावा कहिए, नोटिस। हमारे भाषा में हम नोटिस कहते हैं, या उसको इन्विटेशन बोलिए, बुलावा बोलिए, कुछ भी बोलिए, वो हम उसको पोस्ट करने के लिए बोलते हैं। और दूसरा, उसके पास यदि आदमी के पास व्हाट्सएप हो तो उसके ऊपर भी भेजने को बताते हैं। यानी हमको मिली नहीं, ये नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही मेरे को पूछने का था कि यानी क्या है कि कई लड़कियां जो है, जो इधर उधर कहीं किसी कंपनी में काम कर रही है और झाड़ू पोछे का भी काम कर रही है, कभी कभी वो बड़ी दुखी हो के अपनी कहानी सुनाती है। तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन में अलग है, तो वो भी आ सकती है यहाँ पे, क्योंकि डालसा इज ओपन फॉर लेडीज। ओके, और वहां पे पुरुष नहीं आते ऐसा नहीं, पुरुष भी आते हैं। तब एक शॉर्ट में इस डालसा के बारे में एकदम शॉर्ट में कि कौन कौन प्रकार की लेडीज वहां आ सकती हैं। डालसा के लिए में जिस किसी महिला को ऐसा लगता है कि मेरे को आज मेरी जिंदगी में कुछ दुख है, या मेरे को न्याय नहीं मिल रहा, या मेरे को रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, शी कैन कम टू द प्री लिटिगेशन। वेरी गुड। वहां पे उनसे हम फॉर्म भरवा लेते हैं कि भाई तेरी क्या शिकायत है। मेरे को मेरे माँ बाप खाना नहीं देते, डाइट करने के लिए बोझ बनाते हैं। ऐसे भी लड़कियां 12-14 साल की मेरे यहाँ आती हैं। अच्छा, माँ बाप के विरुद्ध रहती है। हम उनके माँ बाप को बुलाते हैं, सभी तरह की कंप्लेंट। क्योंकि देखो, हमें औरत हो या पुरुष हो, हम उनको इंसान हैं। और इंसान को जीने के लिए जो आज राइट टू लाइफ है, उसके अंदर जितने भी चाहते हैं वो कवर करते हैं। उन सबके लिए भारत सरकार ने कानून बनाया। हमको मालूम नहीं तो आप वहां आइए, आपका ग्रीवेंस बताइए, काउंसिलर आपको बताते हैं कि आपको आपके माँ बाप क्या, ठीक है, हम माँ बाप को बुलाते हैं। अच्छा, आप आपकी बेटी को क्यों पीछे पड़ते हो कि नहीं, फिर वो मोटी हो गई है, उसकी शादी कैसे होगी, ये जो सर है। तो शादी की बात अलग है, वो 14 साल के एडोलसेंस में खाना नहीं दोगे तो उसकी बाढ़ कैसी होगी। उनको समझ में नहीं आता कि सबकी काउंसलिंग होती है। वेरी गुड, काउंसलिंग फॉर ऑल। अच्छा, तो आपने इतना लंबा आपका अनुभव रहा, और जैसे कि आप कंज्यूमर फोरम में भी रही हैं, तो उसका भी थोड़ा, उसके बारे में भी जानकारी थोड़ी सी दीजिए। देखिए, कंज्यूमर फोरम इज अ स्टेट के अंडर चलता है, इट्स जस्ट लाइक अ ट्राइब्यूनल। और प्रेसिडेंट की जो ये है ओहदा है, वो डिस्ट्रिक्ट जज के ओहदे के, और ऑल द ऑर्डर्स आर ऑफ द सेम, यानी ज्यूरिसडिक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब कंज्यूमर फोरम में समरी ट्रायल चलती है। देयर इज अ डिफरेंस विद कंटेस्टेड एंड आप सिविल कोर्ट जाओगे तो आपको काफी लंबा नहीं, बहुत सीढ़ियां रहती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ 3 ही सीढ़ियां। आप कंज्यूमर फोरम गए,
आपने आपका कंप्लेंट दर्ज कराई, अपोजिट पार्टी को सर्व हुई, अच्छा, वो आया नहीं आया उसके आया, तो दोनों ने अपने अपने ग्रीवेंस एफिडेविट पे देना है। उसके बाद में वी आस्क, जजेस आर दे आर अलाउड टू आस्क कि भाई इनको रिटन आर्गुमेंट देना है या उनको खुद को करना है। बोथ द ऑप्शन, यू कैन अवेल इफ यू नीड वकील, इफ डोंट वांट यू योरसेल्फ कैन रन योर ओन केस। और मैंडेटरी प्रोविजन ऐसी है कि कंप्लेंट दर्ज होने से 60 दिन के अंदर आपको उनका अच्छा, देना है, क्या बोलते हैं, जजमेंट ऑर्डर देनी। अभी आज की जो स्थिति है उसके ऊपर मत जाइए, क्योंकि अभी बहुत क्या चल रहा है, लॉट ऑफ चेंजेस आर गोइंग। क्योंकि क्या हुआ है कि कंज्यूमर को जो ये है एक्ट है वो भी अमेंड हुआ है। ओके, तो अमेंडेड में भी अब बहुत सी नई सहूलियतें आई हैं। अच्छा, लेकिन जो सीढ़ियां वो 3 हैं। सो इट शॉर्टन्स टाइम और यूरिसडिक्शन एवरीवेयर, और हर कोर्ट के पास अलग अलग पिक्यूनियरी यूरिसडिक्शन। कंज्यूमर फोरम में 20 लाख की कंप्लेंट की जा सकती है। 20 लाख द मोमेंट यू पे एनीबडी, यू आर सर्विस, जिस किसी से भी आप पैसा देके सर्विस अवेलेबल करते हो, देन यू आर कंज्यूमर। अच्छा, तो छोटी से छोटी भी हो सकती है, एनीथिंग। ओके, आपने 2 रुपए खर्च किए और उसको आपको नहीं मिला तो आप कंप्लेंट दाखिल कर सकते हो, लेकिन 2 रुपए के लिए आप कितने बार वहां जाओगे ये सोचने की बात अलग है। तो ये ऑनलाइन कंप्लेंट भी होती है? हाँ, आजकल तो ऑनलाइन भी है। अच्छा, अभी नया ये हो गया तो ऑनलाइन भी होती है। अच्छा, और सबसे फायदा इसका ऐसा है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी की हो, ट्रैफिक की हो, हर बारे में आप उसमें वहां कंप्लेंट कर सकते हैं। ओनली थिंग अभी जो पिक्यूनियरी, यानी जैसे अभी टैक्सेस चलती हैं, हाँ, अलग अलग कंपनी की, हाँ, उनसे भी कोई शिकायत यदि आपको है, कंप्लेनेंट की जो कंप्लेन है वो कमर्शियल नहीं चाहिए। अच्छा। यानी जो इंडस्ट्री चलाते हैं उनके लिए, कमर्शियल वालों के लिए कंज्यूमर फोरम को अलग ही है, उसका दायरा ही अलग है। लेकिन नॉर्मल कंज्यूमर के लिए जो 20 लाख तक की कंप्लेंट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, 1 करोड़ तक की स्टेट कमीशन में, और उसके बाद की जो है वो नेशनल कमीशन में चलती है। अभी फिर से अमेंड होने वाला है उसमें, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की मांग बढ़ती है किसी भी कानून में, उसके हिसाब से हम उस कानून में एडिशन करते जाते हैं। निर्भया प्रकरण हुआ, विशाखा गाइडलाइन आई, उसके बाद में डोमेस्टिक वायलेंस 498A में अभी मिसयूज हो रहा है, तो अगेन फिर से क्योंकि सास ससुर को बिना पूरा सुने जेल में मत भेजो। एक समय 10 साल पहले ऐसा था कि एक 498 की दर्ज हुई कि सबको अंदर डाल देते थे। इट इज नॉट जस्टिस। आप सुनो ना, और जस्टिस कहाँ, न्याय कब हो सकता है? जब तक आप दोनों बाजू की सुनते नहीं। क्योंकि हमने यदि सुना ही नहीं तो हम किसी भी एक ही बाजू सुन के आप आपका उसका ओपिनियन बनाओगे क्या? दैट इज योर ओपिनियन, इट्स नॉट जजमेंट। तो आपका जो इतना लंबे अनुभव में कोई भी एक खट्टा मीठा अनुभव सुनाइए जो आपको लगता है कि, देखिए अभी मैं नाम नहीं बताऊंगी उनका, वो औरत 65 साल की है, उसका हस्बैंड 68 साल का है। वो LIC के रीजनल मैनेजर से रिटायर हुआ। उनकी 2 लड़कियां हैं, एक 30 साल की, एक 35 साल की है। एक फैशन डिजाइनर है और एक IT में काम करती है। दोनों इधर दुबई आती हैं और उनका बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है। दोनों लड़कियों को शादी नहीं करनी। माँ को ऐसा लगता है कि शादी करनी चाहिए, उसको बहुत ट्रामा आता है, उसको रात रात नींद नहीं आती। और ये हस्बैंड को लगता है कि ये दवाई नहीं लेती, ये डॉक्टर साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाती है, तो बोले कि ये इसके से मैं तंग आ गया हूँ इन तीनों से, तो उसने घर छोड़ दिया। अच्छा, 2 महीने वो बिना घर के बाहर रहा। आदमी था, होटल में रहा। उसको किसी ने तो भी बताया कि तू जरा प्री लिटिगेशन में जा। अच्छा, और वेल एजुकेटेड जो आदमी, LIC का रीजनल, उसको बहुत शर्म आई। वो उससे आया तो बोले कि हमको सीनियर जो कोई काउंसलर है उनसे मिलना है। तो हमारे यहाँ बताते हैं कि आपको कोई भी चूज कर सकते, तो बोले वो मिसेस सुखा पे बैठी उनसे हो। अच्छा, तर मी म्हणले साहेब काय झालं आपलं, काय म्हणणं, व्हॉट इज रॉंग? तर म्हणे शी डजंट गो टू साइकेट्रिस्ट, शी वांट्स टू ऑल द कि भी मैं लड़कियों की बाजू लेता हूँ। अच्छा, और उसका कहना है कि मैं ऐसे इसमें नहीं कर रह सकते, आप मेरे को बार बार दवाई लो, अमका लो, रोज दिन भर में वही 10 बार चिक, मैं आपके साथ नहीं, इसलिए मैं अलग रहता हूँ। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने उनका भी सलाह, उसको भी बुलाया। वो इनरव्हील की काम करती है, रोटरी की। अच्छा, आप पढ़ी लिखी है, गॉट रिटर्न। सब दोनों का सुन लेने के बाद मैंने पूछा कि आपको
क्या चाहिए? नहीं बोले इसने यदि दवाई ली तो मैं उसके साथ, अब मेरी बची हुई जिंदगी उसी के साथ रहने वाली। मैंने कहा ठीक है, आप 1 घंटा भर बाहर बैठो। ने औरत को पूछा तू दवाई क्यों नहीं लेती? तो बोले मैं होम्योपैथी की लेती हूँ, आम की लेती हूँ। एक लक्षात ठेवा की नवऱ्याने जर तुम्हाला औषध घ्यायला म्हटलं तर तुम्ही नाही म्हणून काय मिळवता? व्हॉट यू आर गेनिंग आउट ऑफ इट? ये जो डिस्प्लेजर है, इट इज अफेक्टिंग योर फैमिली लाइफ। वो 2 महीने और आगे कुछ कहीं और चला गया तो तू क्या करेगी? बोले मैं उनके सिवा नहीं रह सकती। मैंने कहा तो ऐसा कर, तो आप दोनों के लिए मैं कमिश्नर डॉक्टर अपॉइंट करती हूँ। हमको बताते आता है। और मैंने बताया कि हमके डॉक्टर साइकेट्रिस्ट के यहाँ जाओ और फिर मैंने साइकेट्रिस्ट को फोन करके बताया इनमें कोई झगड़ा नहीं है, ओनली थिंग दिस इज द रिच। और मैंने औरत को बताया कि देखिए लड़कियां तेरी है ना 2, उसकी भी लड़कियां हैं। हर बाप को लगता है कि वो दुल्हन बन के जाए, सुबह अच्छा संसार करे, वो नाम करे वगैरह, ठीक है। आजकल की लड़कियां आधी चड्डी पहनेंगी तो भी उनको उसका कुछ लेना देना नहीं है, और वो शादी नहीं की तो भी लेना देना नहीं है। और वो आपका जमाना आप भूल जाइए कि वो आपका नहीं सुनती। वो बोले घर आती है तो रात भर म्यूजिक ही चलाती है, मेरे को सर दर्द होता है। मैंने कहा उनको कहो कि आप अपना अलग रहो, आजकल सब जने अलग रहते हैं। तो मैं मेरी लड़कियों को नहीं छोड़ सकते। बोले दुबई जाते हो आप उनके साथ? जिंदगी भर उनके साथ रहने वाला, फिर उनको भेजो ही मत, घर में बिठा के रखो। मैंने बहुत समझाया। तो बोले आप ऐसा करते तो ठीक है, हम 6 महीने करके दिखते हैं। उन्होंने करके देखा। मैंने डॉक्टर को बताया कि तू जो होम्योपैथी की जो दवा आती है उसमें तू तेरे एलोपैथी की दवा उसका ऊपर से रैपर बदल के दे दे, काम खत्म हो जाएगा। महीना भर बाद वो बहुत एकदम सुधर गई आदमी। और मेरे को से मिलने आया तो बोले कि मेरी वाइफ बहुत अच्छी रहती है बिकॉज ऑफ यू। मैंने एक नहीं 2 नहीं, मैंने कहा वो कहाँ है? तो बोले तो म्हटलं राहायला जायचं आहे की वेगळं राहायचं आहे की तुला बाहेर पाठवू? नहीं मी माझ्या नवऱ्याशिवाय राहू शकत नहीं। मेरे सामने 65 साल की हमारे यहाँ ऑब्जर्वर है, उसने शी हग्ड हिम कि मैं उनको छोड़ के नहीं रह सकती। अच्छा। उसके बाद में मेरे वो जाने के बाद उन्होंने फोन करके पूछा कि साइकेट्रिस्ट ने क्या मैं आगे क्या करूं? मैंने कहा उसको उस दवाई की आदत हो गई, अब उसको बता दो कि ये वही दवाई है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको डर ये था कि मेरे को बीपी और बढ़ जाएगा। देखो हम गूगल पे बहुत पढ़ते हैं कि इस दवा से क्या होता है, वो सब हमको पता रहता है, इसलिए हमको ज्यादा डर रहता है। मैंने कहा तू साइकेट्रिस्ट है, तू दवा का नाम लिख दे, काम खत्म तेरा। इन्हें किसी को भी ऐसी समस्या है फैमिली में तो उन्होंने काउंसलिंग जरूर करना चाहिए, जिससे कि ऐसी इस तरह से यानी उसमें से 70% तक आप उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बाद में जो अपनी काउंसलर की जो पर्सनालिटी है ना, इट वर्क्स। यस, I get advantage of my age. देखिए मैं आपसे बड़ी हूँ, मैं 10 साल 20 साल मैं ज्यादा देखे, ये मेरा अनुभव है। आप लेके तो देखो दवाई, 8 दिन बाद यदि आपको बुरा लगेगा तो मैं फिर से डॉक्टर को बुला देती हूँ ना। क्या बिगड़ता है? तो ये आपने जिस तरह की काउंसलिंग करी और जैसे आपने प्रॉब्लम सॉल्व की, तो मुझे लगता है आपको सुनकर कई लोगों को जो ऐसी समस्या है वो जरूर इस तरह से जाएंगे, काउंसलिंग करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। मेरा उनको फोन नंबर दीजिए, मैं फोन पे भी उनकी सॉल्व करती हूँ। जी हाँ, तो आप अपना फोन नंबर बोलिए। यहाँ पर बोलिए आप। मेरा फोन नंबर है, पूरा नाम के साथ बोलिए। मेरा नाम मधु गीता सुखात्मे। फोन नंबर है 9890728202। एक बार और बोल दीजिए। फोन नंबर है 9890728202। थैंक यू जी। अच्छा, अब आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई संदेश दीजिए। मेरा संदेश ऐसा है कि आप अपना मुंह बंद रखने से अच्छा है कि आप सहेलियों से शेयर करो, माँ से शेयर करो, काउंसलर से शेयर करो। खुद को डिप्रेशन में मत जाइए, आपको कोई ना कोई ऐसा साथीदार भगवान जरूर देगा कि जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करे। और प्रॉब्लम है करके मैं कुछ भी नहीं कर सकती, ऐसे एटीट्यूड से आप बाहर निकलिए। हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। और व्यूअर्स, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।